Hello everyone, welcome to GV Foundation in Rapid Revision Batch of Force and Laws of Motion। ये चैप्टर नंबर 8 है हमारा और अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस ये चैप्टर नंबर हमारा 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग का टाइम। एक एक टॉपिक को समझते हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वैसे स्टैंडर्ड 8 में आपने पढ़ रखा है कि व्हाट इज फोर्स, तो आप कहेंगे टू पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना डियर स्टूडेंट? खींचना या उसको धक्का देना क्या कहलाता है? फोर्स। अच्छे से समझिए, ठीक है। इफ यू पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? पुश या क्या करते हैं? पुल। उस ऑब्जेक्ट पे ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। क्या कहते हैं? व्हाट इज फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना? पुश या क्या करना? पुल। दिस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन व्हाइल स्टडीइंग द काइनेमेटिक्स। याद रखना काइनेमेटिक्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स। इससे के पहले के जो चैप्टर थे उसमें हमने बेस तो अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या था? मोशन। क्या नाम था? अब यहां हम ऐड कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या ऐड किया हमने? फोर्स एंड। इसका मीनिंग आपको क्रिएट या अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि यहां हम बात कर रहे हैं किसकी डियर स्टूडेंट? स्टडी अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मोशन किसकी वजह से हुआ है। हमें इससे मतलब है कि वो मोशन ए से कहां हुआ? बी पे हुआ, ठीक है। कितना वेलोसिटी था, क्या एक्सेलरेशन था और क्या टाइम था, उससे लेना देना। बाकी हमें उसके पाथ से कोई लेना देना नहीं है कि उसने मोशन जो किया किसकी वजह से किया, पेट्रोल से किया, डीजल से किया, ठीक है, किसी और फ्यूल को यूज करके किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओनली वी आर स्टडिंग अबाउट द मोशन। इफ वी स्टडी अबाउट द मोशन नॉट कॉजेस, उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। समझना बहुत अच्छे से, काइनेमेटिक वर्ड क्लियर होना बहुत जरूरी है। काइनेमेटिक का मतलब यह है अगर हम केवल और केवल किसकी स्टडी करें? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करें। किसकी स्टडी करें? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि व्हाई दिस मोशन इज हैपन, या क्या रीजन था जिसकी वजह से ये मोशन हुआ, ठीक है। किसी को पिक करना था, किसी के पीछे जाना था, किसी के आगे जाना था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खाली स्टडी करनी है किसके बारे में? मोशन। हमें मोशन के कॉज से कोई लेना देना नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपको सागवाड़ा जाना था, आपने बाइक उठाई, स्टार्ट की और चले, तो आप यहां से सागवाड़ा गए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो वो जो मोशन हुआ उससे हमें लेना देना है। अब वो मोशन बाइक की वजह से हुआ या वो कार की वजह से हुआ या उसमें कार में पड़े हुए पेट्रोल की वजह से हुआ, डीजल की वजह से हुआ, या बाइक के अंदर जो पेट्रोल पड़ा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं, स्टडी अबाउट मोशन, नॉट स्टडी अबाउट देयर कॉजेस। कॉजेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। और इसके पहले चैप्टर में हमने क्या समझा है? पोजीशन एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस एक तरीके से लॉन्गेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये सारी डिस्कशन हम पहले के चैप्टर में कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा इधर, इस चैप्टर में हम बात करेंगे, वी विल टेक आवर अंडरस्टैंडिंग वन स्टेप फर्दर। एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे समझेंगे क्या? अबाउट द ओरिजिन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी एग्जिस्टेंस का मेन रीजन क्या था, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हियर वी विल स्पेसिफिकली कंसिडर द कॉज बिहाइंड द मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हाट कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू मूव। अभी तक हमने जो ये पढ़ा काइनेमेटिक्स, जो हमने मोशन में पढ़ के आए इससे पहले वाले चैप्टर में, वहां हम किसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे थे? कॉजेस के बारे में स्टडी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? 8 जो है, उसमें हम स्टडी करेंगे क्या कॉजेस रहे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या पैदा हुआ? मोशन। क्या पैदा हुआ? मोशन। क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर था मोशन, उसमें हमने इसको क्या किया था डियर स्टूडेंट? कंसिडर नहीं किया था, खाली हमें मोशन से लेना देना था। तो वो ब्रांच या वो अंडरस्टैंडिंग हम पहले ही चैप्टर में क्लियर कर चुके थे, जिसका नाम क्या है?
काइनेमेटिक्स. क्या नाम है? काइनेमेटिक्स. Thus we will learn the theory of motion based on the ideas of mass and force and the laws connecting this physically concept of the kinematics quantities. अब जो kinematics quantities है उनके बारे में हम पहले इतना स्टडी किया था कि क्या रीजन उससे मतलब नहीं था, खाली हमें किससे मतलब था? मोशन से. किससे मतलब था? मोशन से. लेकिन अब हमें किससे मतलब है? कॉजेस से भी मतलब है. ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. मतलब क्या लॉज हैं, किसी में भी मोशन हो रहा है तो उसके रूल्स क्या हैं, लॉ क्या है उसके, और किसकी वजह से होगा? किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से. किसकी वजह से? अब ये चेयर रेस्ट कंडीशन पे जिस पे आप बैठे, अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तभी मोशन में आएगी, अपने आप आएगी. एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, और इसी एक्स्ट्रा फोर्स को हम बार बार कहने वाले हैं एक्सटर्नल फोर्स. क्या कहने वाले हैं? एक्सटर्नल फोर्स. इस वर्डिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हर बार ये आपको परेशान करेगा. एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ही क्या है? एक्स्ट्रा फोर्स. क्या है डियर स्टूडेंट? ठीक है, अब देखिए इधर. कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज सेंट्रल टू ऑल द फिजिक्स, वेदर इट इज क्लासिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ फिजिक्स. किसी भी फिजिक्स की ब्रांच में मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन होता है? फोर्स होता है. ठीक है, किसी भी ब्रांच की, फिजिक्स की किसी भी ब्रांच में मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन होता है? फोर्स होता है. एंड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. जैसे अगर आपसे मैं ये कहूं, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है. कैसा लग रहा है? बैलेंस. बताइए, क्या वो रेस्ट में है तो मोशन में आएगा? क्या वो मोशन में है तो रेस्ट में आएगा? दोनों केस में आप आंसर दोगे सर नो, क्योंकि बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? उसको मेंटेन कर रहा है. अरे यस और नो. और मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इधर से आप 5 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से 2 न्यूटन लगा रहे हैं. बताइए कैसा फोर्स है? बैलेंस है या अनबैलेंस? अनबैलेंस. क्या ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आ जाएगा. क्या बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया कि रीजन क्या है, कॉज क्या है जिसकी वजह से क्या हुआ है? मोशन. ओके, समझ में आया? पहले तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें चैप्टर क्यों पढ़ना है. इसके आगे देखते हैं. ठीक है, ये आ गया, ये समझ में आ गया. ठीक है, व्हाट इज फोर्स? तो आपको बता दिया, पुश और पुल. किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना? पुश करना, या क्या करना? पुल करना. उसी को हम क्या कहते हैं? Push or pull applied on a body does not exactly define the force in general. We can define force as an influence causing a body at rest or moving with a constant velocity to undergo acceleration. वैसे जनरल सेंस में हम जो डिस्कस करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन हम क्या डिस्कस करते हैं? पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो जनरली यहाँ पे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मतलब एक लार्ज स्केल लेवल पे ये डेफिनेशन सही नहीं है, एक स्मॉल स्केल पे तो ठीक है. तो फोर्स को क्या कहेंगे? जो मोशन को क्या करे? बैलेंस करे, या जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसको किस में रखे? रेस्ट पे रखे. ये सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं किसमें? फोर्स में. किसमें डियर स्टूडेंट? फोर्स में. देयर आर मेनी वेज इन विच वन बॉडी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडी. ठीक है, यहां बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगा दे? फोर्स. जैसे मैंने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया, क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है? अरे यस और नो. जो फोर्स इसको बियर कर रहा है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और जो उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है वो भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स. जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस. क्या कर रहे हैं? बैलेंस. और क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स. क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स. अगर वो बैलेंस नहीं कर रहे होते तो सीधा क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है. ठीक है, वर्डिंग पे ध्यान देना, क्योंकि रिवीजन का मतलब है हम डीप अंडरस्टैंडिंग करके फाइनल रिवीजन में क्वेश्चंस करेंगे. तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट जो मैं अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं. एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडीज अटैच टू इट्स एंड्स. तो आपने क्या किया? एक स्प्रिंग को क्या किया है? स्ट्रेच किया, खींचा डियर स्टूडेंट. तो क्या लगाएगा? ये फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड बॉडीज अटैच टू इट्स एंड्स. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो बॉडी उससे अटैच है वो कौन सा फोर्स लगा रही है? एक्स्ट्रा. कैसा फोर्स लगा रही है? एक्स्ट्रा. और एक्स्ट्रा फोर्स को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल. कंप्रेस एयर इन अ कंटेनर एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. आपने एलपीजी में क्या भरी है? गैस. वो गैस क्या करेगी? एलपीजी के सिलेंडर की हर एक वॉल पर क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर. क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर. क्योंकि एरिया पे क्या लग रहा है? फोर्स. किसी एरिया पे क्या लग रहा है? फोर्स. ठीक है,
फोर्स कैन बी यूज टू डिफॉर्म अ फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं हम, फोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपने किसी पे हैमर अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, बैंड, क्या हो गया, तो आपने इसको क्या किया है, डिफॉर्म, पहले जो शेप और साइज थी उसमें क्या गया है, चेंज, क्या गया है, चेंज। आगे देखिए, फोर्स एक तरीके से कह सकते हैं इट इज यूज इन आवर एवरीडे लाइफ एक्शन, और क्या क्या करने में यूज होता है, पुशिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, प्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। इसलिए हमने कहा लार्ज स्केल पे पुश और पुल जो डेफिनेशन है फोर्स की वो सही नहीं है, ठीक है। स्मॉल स्केल या 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ सबको क्या कहा जाएगा, फोर्स। पुश कर रहे हो उसको भी क्या कहा जाएगा, पुल कर रहे हो उसको भी क्या कहा जाएगा, एंड ट्विस्टिंग उसको भी क्या कहा जाएगा, एंड लिफ्टिंग उसे भी क्या कहा जाएगा, फोर्स। एंड प्रेस कर रहे हो वो भी क्या कहा जाएगा, एंड स्ट्रेच कर रहे हो किसी चीज को वो भी क्या कहा जाएगा, फोर्स। तो लार्ज स्केल पे वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, पहला किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को किसमें लाएगा, रेस्ट में, किसकी हेल्प से लाएगा, ब्रेक की हेल्प से, इसकी हेल्प से डियर स्टूडेंट ब्रेक, और यस और नो। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे हम, स्टॉपेज यूज करेंगे, तो वो इसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा रेस्ट में, तो अप्लाई क्या किया हमने, ब्रेक, और ब्रेक में क्या प्रोड्यूस हुआ, फोर्स। स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द डायरेक्शन एंड चेंज इन द शेप एंड साइज, ये सारे काम कौन कर सकता है, फोर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड 8 तक आता है यहाँ पे। इसके आगे देखते हैं, दो टाइप के फोर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला है फोर्स, दो टाइप का है, बैलेंस और अनबैलेंस। आपसे सीधा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, किस टाइप का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, वेरी गुड, अनबैलेंस फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो किस टाइप का फोर्स उसके ऊपर लगा है, बैलेंस फोर्स। बात समझ में आ गई डियर। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हरी, मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस टाइप का फोर्स है आपके हिसाब से, राइट आंसर कैसा है, बैलेंस फोर्स है। मेरा सवाल आपसे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं कह रहा हूं एक तरफ 15 न्यूटन फोर्स है और एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, बताओ ये किस टाइप का फोर्स है, कैसा फोर्स है ये, अनबैलेंस। आपसे सवाल है, एक तरफ 17 न्यूटन है, 70, और एक तरफ 100 न्यूटन है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 30 न्यूटन, कितना होगा, 30 न्यूटन, ठीक है। आया सभी को समझ में, को डाउट। आपसे मित जोशी, एक तरफ 100 न्यूटन फोर्स है, दूसरी तरफ 100 न्यूटन फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन अगर किसी भी नेट फोर्स का आंसर आ जाए तो आप कहेंगे ये कैसा फोर्स है, बैलेंस। कैसा फोर्स है, बैलेंस। और अगर किसी का 0 न्यूटन नहीं आगे कुछ और वैल्यू आ जाए तो नेट फोर्स को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। क्या यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, श्योर। इसके आगे देखिएगा, तो बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा, अनबैलेंस भी आपको समझ में आ गया। इसको देख के बताइए कैसा फोर्स है, और इसको देख के बताइए कैसा फोर्स है, समझ में आया। बताओ इन दोनों में से टीम ए और टीम बी में कौन जीतेगा, टीम ए डेफिनेटली जीत जाएगी, यस और नो। ठीक है, आगे देखेंगे। नेट फोर्स की बात करें तो मैंने नेट फोर्स आपको समझा दिया, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बताओ ये बैलेंस है, अनबैलेंस, अनबैलेंस है, क्योंकि इन दोनों में कितना है टोटल, ये कितना है, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 न्यूटन। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, समझ में आया। इसलिए हमने नेट फोर्स कितना लिखा, 3 न्यूटन। क्या आपको समझ में आया, ठीक है, मुंडी तो हिला दी। चलो बैलेंस फोर्स की बात करते हैं। तो बैलेंस फोर्स बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल यहाँ कंसिडर किया है, किसी भी टेबल के ऊपर आपने कोई बॉक्स रखा है, वो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कैसा फोर्स लेके बैठा है, कैसा लेके बैठा है, बैलेंस। मीन्स जो यहाँ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा टेबल इसके ऊपर, और ये अप्लाई करेगा वेट किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, दोनों का फोर्स कैसा रहेगा, बैलेंस। कैसा रहेगा, बैलेंस। मीन्स अगर मैं कहूँ आपको ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, एन, कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हो कि W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन। और यस और नो, F इजिकल टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ma। और अगर बात रही वर्टिकल, तो वर्टिकल में कौन आता है, ग्रेविटेशन। कौन आता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन आ जाएगा, किसको हटा के, नॉर्मल एक्सेलरेशन को हटा के। आगे देखिएगा, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अनबैलेंस फोर्स भी आपको समझा दिया, दोनों केस में आपको समझ में आ गया। यहां रिजल्टेंट फोर्स कितना हो बताइए इस डायग्राम को देख के।
ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है वो बताइए मुझे पहले। अनबैलेंस। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 60। कितना होगा बेटा? 60। वेरी गुड। तो 60 इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये समझ में आ गया सभी को? ओके, ध्यान दीजिएगा आगे। टू डिफरेंट फोर्स यहां ब्लॉक पैक कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 60। तो सारा नहीं पढ़ूंगा, ऑलरेडी अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे? लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि लॉज ऑफ मोशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो याद रखना, न्यूटन ने सबसे पहले 3 लॉ मोशन के डिस्क्राइब किए थे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे 3 लॉज ऑफ मोशन किसने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, तो इसैक न्यूटन ने डिस्कस किया था या डिस्क्राइब किया था। द लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको क्या कहते हैं हम? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीधा सीधा इसके ऊपर, है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये डिस्क्राइब करता है किस रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस। एक बॉडी, अगर एक कार आप चला रहे हैं, तो मुझे बताइए कार जब चला रहे हैं तो ये जो व्हीकल है वो चारों के ऊपर किसका फोर्स लग रहा है? पूरी बॉडी का, आपकी बॉडी का भी और कार की बॉडी का भी लग रहा है फोर्स। यस और नो? अरे हाँ या ना? स्टेयरिंग क्या कर रहा है? लेफ्ट और राइट में क्या लगा रहा है? फोर्स, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अरे यस और नो? साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है डियर स्टूडेंट, वो भी अंदर के क्या मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। यहां एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो फोर्स है वो पूरी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है डियर स्टूडेंट। जैसे व्हीकल है तो चारों व्हीकल में लग रहा है, स्टीयरिंग में लग रहा है, ठीक है। आप बैठे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यही रिलेशनशिप हमें डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3। अब समझिएगा यहां पर 3 लॉज ऑफ मोशन वर फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द सर इसहाक न्यूटन इन वर्क ऑफ प्रिंसिपिया मैथमेटिका। कौन सी बुक थी जिसके अंदर न्यूटन ने 3 लॉज को डिफाइन किया था? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। याद रखिएगा क्या है? प्रिंसिपिया और मैथमेटिका, जिसको 1687 में पब्लिश किया गया था। न्यूटन यूज दिस लॉज टू एक्सप्लेन एंड इन्वेस्टिगेट मोशन ऑफ मैनी फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम। तो न्यूटन ने तीनों लॉ इसलिए दिए थे कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे कि कोई भी अगर मोशन होता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए क्या क्या कॉजेज रहते हैं, क्या कंडीशन जरूरी है। वी शैल नाउ, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कुछ डायग्राम दे, आपको एग्जाम्पल सेट रखे। तो बताइए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर फुटबॉल एक रेस्ट कंडीशन में तो वो कैसा रहेगी? रेस्ट में। कब तक? वेरी गुड। तो ये लेग क्या अप्लाई कर रहा है? एक्स्ट्रा फोर्स। और इसी एक्स्ट्रा फोर्स को आप क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। अरे यस और नो? इसके आगे देखिए, अब ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, मोशन में आ गया, विल कंटिन्यू विद द कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। और फाइनली क्या होगा? इसके ऊपर कैसा फोर्स पैदा हो जाएगा? अनबैलेंस। और मोशन में आके अपने गोल तक ये पहुंच जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आएगा? कोई डाउट किसी को? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो मोशन में आ जाए तो किस फोर्स की वजह से पॉसिबल है ये? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किस टाइप का फोर्स है? बैलेंस है या अनबैलेंस? अनबैलेंस। कैसा डियर स्टूडेंट? अनबैलेंस। वेरी गुड। अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक यहां पे क्या नहीं आ जाए? एक्सटर्नल या कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या रहेगा? रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में है तो वो क्या रहेगा? उसी डायरेक्शन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? मोशन में है तो वो किस में रहेगा? उसी मोशन में। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाए एग्जिस्टेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लीजिए आप अपनी लैला के साथ जा रहे हैं, ठीक है, यस और नो? जब तक आप मोशन में है तब तक गाड़ी किस में रहेगी? मोशन में। और ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? लैला कांच फोड़ के आगे चली जाएगी। यस और नो? समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि लैला का वजन कितना? 1000 किलो। गाड़ी तो बैंड हो जाएगी ऐसे करके, टायर यूँ चलाना पड़ेगा है? गाड़ी हिलेगी नहीं यूँ? ड्राइवर तुम्हारे जैसा होगा ना चला लेगा। चलो ये समझ में आ गया। पहला समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में, या किसमें रहेगा? मोशन। या किसमें रहेगा? डायरेक्शन। किसमें रहेगा? डायरेक्शन में। कब तक? जब तक उसके ऊपर क्या नहीं आ जाए? एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ जाए, या हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं
आ जाए, यस और नो। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा, अपने नकली रोहित शर्मा जा रहे थे बस स्टैंड पे, ठीक है, उन्होंने इनविजिबल फोर्स अप्लाई किया। कैसा फोर्स सर? ये कैसा होता है सर? देखा कभी इनविजिबल फोर्स आपने? सभी को एक्सपीरियंस तो होगा ही, लेकिन कोई एक्सेप्ट करता नहीं है। क्या कहना धार्मिक? धार्मिक कह रहा सर मैं तो सर इसमें पीएचडी किया हुआ हूँ। जैसे मान लीजिए बस स्टैंड पे खड़े हैं, सामने बस स्टैंड पे कोई और खड़ा है, इन्होंने आंखों से आंखें मिलाई और यूं यूं कर दिया उसने, तो नकली रोहित शर्मा क्या समझ गए? मैं तो सुपरस्टार हूँ। क्या हूँ? सुपरस्टार। क्योंकि उनको इनविजिबल क्या मिल गया? फोर्स। क्या मिल गया? तो बताओ मुझे कैसा फोर्स है ये? अनबैलेंस। कैसा है? अनबैलेंस। बैलेंस बंदा को क्या कर दिया उसने? अनबैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? और ये पीछे पीछे कहाँ चला गया? गुवाड़ी तक। फिर गुवाड़ी में जाते इसको गुवाड़ी में डाल दिया उसने। अब देखो डिफरेंस हो गया भाई, यही तो समस्या है। ठीक है, तुझे जलन क्यों हो रही है? तेरे को जाना है क्या वहां पर? ठीक है, अब तेरे को भी भेजते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक, ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? होता है कभी कभी ऐसा होता है सीन, अभी जाते जाते पता चला फिर फट करके पीछे से लात पड़ी और गम करके गुलामती खा के अंदर गिर गया। चलिए आगे देखेंगे। एक ऑल द ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर जो आ रहे चेंज उसका हमेशा क्या करेगा? अपोज। क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आप सभी रील्स देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, और आपको अचानक कह दिया पढ़ो बेटा मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि लाइफ अगर बनानी है तो अपने को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। तो आपने पबजी को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपको गुस्सा क्या आ रहा है? आप चेंज चाहते ही नहीं हो। जिसने भी चेंज किया उसे दुनिया क्या कर दी है? चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट। और आप समझिए इधर जितना हो सके नॉलेज को गेन करिए, क्योंकि लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट, शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कब तुम्हारा एंड आ जाए। ठीक है, सो कीप इट अप। जहां पे भी सीखने मिले सीखिए, है ना, बट ऑलवेज ट्राई टू लर्न पॉजिटिव स्किल्स। ये लाइफ को महानता की ओर ले जाती है। खैर बाकी तुम इंटेलिजेंट हो। द टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब द ऑब्जेक्ट वेदर दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसे क्या कहेंगे? इनर्शिया। बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता है इनर्शिया क्या होता है। सबको पता है इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं पता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता इनर्शिया क्या। क्या लिखा है इधर? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट वेदर दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही क्या कहलाता है? उसका इनर्शिया। जैसे मान लीजिए धार्मिक सो रहा है, यस और नो, तो धार्मिक को कब तक उठा नहीं सकते? जब तक कोई इसको लात नहीं मार दे, यस और नो। बाकी वो स्टेट ऑफ कौन सी कंडीशन पे है? रेस्ट इन पीस, यस और नो। अच्छी खासी कंडीशन में पड़ा हुआ है। अब उसको बिल्कुल उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी जैसे बंदे को भेजना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर अचानक वो क्या लाएगा? जैसे ही कुछ लेके आएगा और उसके ऊपर जैसे डाला तो उसको पता पड़ा यार टेस्ट तो अलग अलग आ रहा है इसका, और तुरंत धार्मिक उड़ गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया? एक्सटर्नल फोर्स। क्या लग गया? अभी भी नींद आ रही है, उसकी आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे दिख भी रहा है क्या है? ठीक है, आंखों को कमांड दे रहा है एक्सपैंड इट, यस और नो। ठीक है, तो भी अब अलग अलग करना पड़ेगा, आप गलत मत समझिए ना। ठीक है, देखो ये एक आंख से देख रहा है, आंख मारने की कोशिश। अब ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या होगा? आंख मारने की कोशिश कर रहा है, उसे पता नहीं कि सामने वाला बंदा भी मेल है, फीमेल नहीं है। क्या होगा जीवन में? चलिए आगे देखें। तो याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो किसमें रहना चाहता है? रेस्ट में। और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किसमें रहना चाहता है? मोशन में। यही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया। क्या कहलाती है? इनर्शिया। अगर भाषा समझ पाए हो तो समझिए। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करिए भाई, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, उसे ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। और हिंदी में कहते हैं इसको जड़त्व। ठीक है, वो जड़ से मजबूत है, जड़ बुद्धि। ठीक है, जो कहता है कि मुझे कोई चेंज चाहिए नहीं, मैं गधा हूं तो गधा ही रहना चाहता हूं, मैं घोड़ा हूं तो घोड़ा ही रहना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू बिकम समथिंग एल्स। याद रखना, आज के जितनी भी जनरेशन उनमें सबसे ज्यादा क्या है? इनर्शिया। क्या डियर स्टूडेंट? इनर्शिया। दे कैन नॉट थिंकिंग अबाउट द व्हाट? चेंज इन अपकमिंग लाइफ। इफ यू थिंक अबाउट इट, यू वांट अ चेंज, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती नहीं है। लेकिन जरूरी है स्टेप उठाना। देखो, अरे हम जो टीचर्स है ना, हमें भी तकलीफ पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम क्रैक हो गया हमारा, उसी एग्जाम को वापस पढ़ने के लिए बहुत जोर आता है, क्योंकि वो एग्जाम क्रैक हो चुका है। ठीक है, वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग नहीं आती है तब तक हमें डर रहता है,
होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नाम आए या नहीं है। तो तब तक पढ़ने के लिए हम अपने आप को समझाते हैं, नहीं हुआ तो हम डर पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा भयंकर, और जो चीज़ें नई नहीं है वो सारी चीज़ें वापस रिमाइंड हो जाएगी, जो पुरानी है और ज़्यादा रिवाइज हो जाएगी। तो समझाना तो पड़ेगा ना यार। और जिस दिन वो 3 घंटे का 1 दिन का पेपर होगा, तब जो फटाफट टिक होंगे आंसर, और जैसे वो एग्जाम क्रैक होगा और मैसेज आएंगे एक साथ 200-300 मैसेज आएंगे, तब तुम्हें वैल्यू समझ में आएगी क्या बात है। और 1000 लोग या 4000 लोग जब आपका स्टेटस रखेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, भले आपको भैया कभी जीवन में नहीं कहा उसने, ठीक है, घटिया यूं ही कहा, लेकिन उसके बाद जो भैया वर्ड जो लिखेंगे, उसके जो स्वैग है, फिर ऐसे करके कॉलर ऊपर करके आप जो स्वैग दिखाएंगे, उसी के लिए तो आप पूरी रात जागते हैं। और ये चीज़ अगर आप समझ गए तो काफ़ी आगे निकल जाएंगे आप, है ना। लेकिन वो चीज़ें आपके समझ में अभी आ नहीं रही है। हैंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा टफ बनाऊँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप तुरंत मुझे बुलाने लग जाते हैं, सर आइए ना सर ये क्वेश्चन कैसा था, सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था। अगर आप मैं जो क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ उसके सोल्यूशन भी घर पे जाके देखेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अभी जैसे इसी क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो क्या बोलेंगे, वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। तो इंटेलिजेंट बच्चा क्या आंसर देगा, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट वेदर दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी को क्या कहते हैं हम, इनर्शिया। दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में वो किस में रहना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट मोशन में वो किस में रहना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो किस में रहना चाहिए, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाए। कौन नहीं आ जाए, कितने बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। सभी को क्या चाहिए, बैठे बैठे कंफर्ट चाहिए, सबको क्या चाहिए, कंफर्ट। लेकिन कंफर्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल। अब हम यूं कहेंगे मैं घर पे बटन दबा दूं और तबेले में दूध निकल जाए, यस और नो, क्या करना, नकली रोहित शर्मा, ठीक है। भैंस अपने आप दूध दे दे, भैंस आके बोल दे ये लो दूध, है ना, भैंस ही खुद निकाल के बांट आए सबको, तो बात ही अलग थी। लेकिन एक तबेले वाला जो मेहनत करता है उसका हम 50% भी नहीं कर सकते, एक खेत में जो मेहनत करता है उसका हम 10% भी नहीं कर सकते। और जिस दिन ये लोग इस दुनिया से खत्म होने लग गए, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करिए एफर्ट लगाने की, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, कुछ टाइम दीजिए स्टडी को और अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, है ना। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए, एक 500 किलो की औरत आई और एक आपके जैसा पापड़ वाला आदमी आया जो 10 किलोग्राम का, कितना है, ठीक है, दोनों का आपने खाने बैठा है, यस और नो। फिर आपने देखा घर में चावल तो कितने, आधा किलो, कितने डियर स्टूडेंट, आधा किलो। अब बताइए जो 500 किलो की है, अब उसको बताओ आप आधा किलो चावल में सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पर तुम्हारे जैसे को हम पाव चावल में भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, यस और नो। अब बताइए मुझे किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हटाने के लिए उस जगह से, क्या फोर्स लगा सकते हैं आप सब? इतनी कैपेसिटी नहीं है। और गलती से वो अगर आपके ऊपर ही गिर गई तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप के प्राण भी चले जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मीत जोशी सोच रहा है सर काश मेरी शादी हो गई तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, यस और नो, है ना। मैं आगे बैठा हूँ तांगे वाला लाभ पकड़ के ऊपर चले जाऊंगा, ठीक है, तो सर अलग ही स्वैग रहेगा इसका, क्या कहना। तो याद रखना जितना मास ज़्यादा होगा, मेरी बातों को समझना, मैं एग्जाम्पल और ये मजाक बीच बीच में क्यों करूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ जितना मास ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या ज़्यादा रहेगा, इनर्शिया, और उतना ही ज़्यादा हमें उसमें चेंज लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे यस और नो। मान लीजिए एक आपके पास छोटा सा हिरण है, डियर, और एक हाथी है, ठीक है, किसके लिए आपको बड़ा व्हीकल यूज करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि अब ट्रैक्टर में डालोगे तो ट्रैक्टर ही नीचे आ जाए, यस और नो, क्योंकि हाथी का वजन ही इतना होता है कि सामने वाला ट्रैक्टर ही हो जाएगा, यूं चलाएगा तो भी घर जा सकता नहीं, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गई ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। मास एक तरीके से मेजर किसका है, इनर्शिया का। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया उसका आंसर।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जिसका भी मास ज्यादा रहेगा उसमें चेंज लाने के लिए फोर्स हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। यस और नो, इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 किलोग्राम हैज अ मोर इनर्शिया देन द फुटबॉल एंड इट टेक्स मोर एफर्ट टू किक 2 किलोग्राम बॉल देन इट टेक्स टू किक अ फुटबॉल। नॉर्मल जो फुटबॉल आती है जिसमें एयर भरी हुई है, और एक फुटबॉल जो 2 किलोग्राम की है, दोनों में किक मारने के लिए किसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? और 2 किलोग्राम को अगर अप्लाई भी करोगे तो आपकी हड्डी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो सकती है। यस और नो, वो बात अलग है, उसको किक मारने के लिए हारित आ जाए। यस और नो, आगे देखेंगे। तो हारित तुम्हें क्या लगता है, सही में किक मारेगा? हारित यू करके ऊपर किक मार के नीचे गिर जाएगा, तुम कहेगा देखो मैंने किक मार दी है। किसको? हवा को, है कि नहीं? हारित सोच रहा सर आप क्या समझते हो मुझे, मैं 40 किलोग्राम की बॉल को एक पैर से उठा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करने वाले कौन होने चाहिए? सारे दोस्त नीचे से पकड़ के रखेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन पुश अ टॉय कार। एक छोटा सा बच्चा है, टॉय कार को पुश कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो बताओ उसमें चेंज आया कि नहीं आया? किसमें चेंज आया? कार में आया कि कार के मोशन में चेंज आया? रेस्ट से मोशन में आई कार किस में आई? रेस्ट से मोशन। ठीक है बेटा, तो जो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट वो किस में आ गया? मोशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉय का खिलौना है, कार चला रहा है आपका छोटा भाई मान लो, क्या आप उसको रोक सकते हो एक हाथ से? क्या गंगुली से रोक सकते हो उसको? रोक सकते हैं। यस और नो, क्या हुआ? ये एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में था वो किस में आ गया? रेस्ट में। किस में आ गया? किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से। अभी ये बोले था अंगुली की वजह से। किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। फोर्स इज समथिंग दैट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। याद रखिएगा दो चीजें। आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको एक्सप्लेन करता है, किस पे बेस्ड है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्बेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेदर इट इज इन रेस्ट, मोशन और इन डायरेक्शन। ठीक है, दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज। तो वो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता इनर्शिया? ठीक है, मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है या इनवर्सली? डायरेक्टली। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया कम होगा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया कम होगा। कम होगा। हाँ, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? ठीक है, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मोमेंटम। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक बड़े अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहां तक आपको नोट्स भी बनाने, मैं पूछूंगा काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी आपको पूछना है, यू मस्ट बी आस्क। जो मैंने यहाँ पढ़ा है छोड़ना नहीं आपको। हर एक की डेफिनेशन आप अपने खुद के वर्डिंग से बनाएंगे। ठीक है, तो चीजें काफी क्लियर होगी। मोमेंटम, सबसे पहले समझिए फोर्स की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। एंड ओरिजिनल यूनिट क्या है फोर्स की? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अच्छे से याद होनी चाहिए आप सभी को। अब मोमेंटम की बात करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? तो आप कह सकते हैं बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम अवर डेली लाइफ बहुत सारा हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम क्या करते हैं? गेम ऑफ टेबल टेनिस। इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। ऑन अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर्स इट मे बी हर्ट। अब दो चीजें समझिए, क्या कह रहा है? हमने देखा जो टेबल टेनिस की जो बॉल है, टेबल टेनिस की बॉल तो समझते हो, छोटी सी आती है, हल्की सी प्लास्टिक। और यस और अगर वो किसी स्पेक्टेटर को, मतलब जो दर्शक है वहां बैठे हुए हैं, उसको लग जाए, ठीक है, तो क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो सीजन बॉल लग जाए तो क्रिकेट की, या तो वो रहेगा या चला जाएगा। और यस और रहेगा तो बहुत सारी ब्लीडिंग आ जाएगी। तो ऐसा क्यों है? बहुत अच्छे से समझिए ऐसा क्यों है। ये जो बॉल है उसका मास क्या था? पहले तो ज्यादा। क्या था डियर स्टूडेंट? ज्यादा। देखो मास ज्यादा था तो इनर्शिया भी क्या था? ज्यादा। और यस और स्पीड भी क्या थी? ज्यादा। देखो दोनों की स्पीड सेम रखो आप, लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से क्या आ रहा है? इंपैक्ट। क्या आ रहा है? इंपैक्ट। किसमें? मोमेंटम। किसमें आ रहा है? तो मोमेंटम किसका प्रोडक्ट हुआ? मास और वेलोसिटी का।
मास और वेलोसिटी का, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। सजेस्ट दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रहे। सो देयर अपीयर्स टू बी एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी कॉल्ड द मोमेंटम। एंड इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? न्यूटन ने किया था दुनिया के सामने। देखो मोमेंटम, आपकी लाइफ में जो भी मोमेंट आ रहे हैं, यस और नो, तो किसी न किसी मोमेंटम ने कुछ न कुछ इवेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स मोमेंटम को क्या डिफाइन करती है? अगर किसी मास का और वेलोसिटी का किसी पर इंपैक्ट आ रहा है डियर स्टूडेंट, उस इंपैक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। यस और नो। कोई बॉल अगर लगी भी है किसी को, क्या परमानेंट चिपक जाएगी ऐसे करके, या लग के बाद तुरंत चली जाएगी? तो कुछ टाइम में हुआ ये सब, बहुत कम टाइम में हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी डिफाइन एज मास इन मोशन। तो मास इन मोशन भी किसको कहते हैं हम? मोमेंटम। अब ये एमसीक्यू बन जाए इसके ऊपर, मास इन मोशन, व्हाट इज दिस? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं था आपने। याद रखना, मास इन मोशन इज ऑल्सो नोन एज momentum. All objects have a mass. So if an object is moving then it has a momentum. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में उन सबका अपना क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास। लेकिन अगर वो मास किस में आ जाए तो ही कौन आएगा? मोमेंटम आएगा। अगर मास है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 300 किलोग्राम की, यस और नो, 500 किलोग्राम वाली बंदी घर पे आके बैठी हुई है, तो क्या लगता है डियर स्टूडेंट? वो रेस्ट पे बैठी हुई है, और बैठी हुई है इसका मतलब क्या उसे मोमेंटम होगा? नहीं होगा। मोमेंटम कितना होगा? जीरो। लेकिन वो भाग रही है, मेरे राजकुमार आ जाए करके बाहें फैला के। क्या लगता है आपको डियर स्टूडेंट? डेफिनेटली मोमेंटम होगा। अर्थक्वेक आ सकता है, यस और नो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर आगे। नकली रोहित शर्मा खुश हो रहा है, सर काश मेरी भी वाइफ 500 किलोग्राम की होती। ठीक है, चलो। द मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल पी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी। तो कैपिटल पी क्या है? प्रेशर। दोनों बात ध्यान रखना, स्मॉल पी मोमेंटम, और ये किसका प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी का। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल है। और वी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, स्मॉल वी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। ठीक है, ओके। तो पी इजिकल टू क्या हो गया? एम वी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। किसकी यूनिट है ये? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट भी पूछना है आपको, है ना। मोमेंटम के अलग अलग केस पूछने हैं आपको, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल मान लीजिए धैर्य है, ठीक है। धैर्य 1 की बात कर रहा हूं। धैर्य 1 और धैर्य 2 दोनों की शादी एक ही मंडप में करवा रहे हैं आप, यस और नो। इनकी वाइफ 500 किलोग्राम की, इनकी वाइफ 100 किलोग्राम वाली। बताओ, दोनों में रेस करवाई, ये दोनों को भागना अपनी वाइफ को उठा के, कौन जल्दी भाग जाएगी? मोमेंटम किसका ज्यादा? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मास भी ज्यादा होगा, यस और नो। वो 300 किलोग्राम को उठा भी ले ऐसे अंगुली से ऐसे करके, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उठाते वैसे ये उठा ले गलती से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके भागता हुआ जाए। इज इट पॉसिबल? सही में देखा जाए जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया जरूर ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोमेंटम प्रैक्टिकली देखा जाए ये भाग पाएंगे नहीं। ये तो नीचे गिर जाएंगे या उनके ऊपर वो गिर जाएगी, खत्म, यस और नो। लेकिन ये जरूर भाग सकेंगे। कहाँ तक? 10 कदम, और 11 कदम ये भी इट्ठा है कि नहीं? 100 किलो को उठाना इसलिए 20 किलो की इन्होंने चावल की बोरी भी नहीं उठाई होगी। उठाइए, कितने देर तक? 10 सेकेंड, 1 2 3 10 खत्म। है कि नहीं? आजकल जो कंफर्ट है ना बच्चों में, मतलब कहीं नहीं है भाई। जीवन के तुम एक अच्छे मोमेंट में जी रहे हो, नहीं तो पहले के जीवन में जीते तो ऐसे 20 किलो कट्टा, 20 किलो कट्टा ऊपर, फिर ऐसे करके उठा के जाते बच्चे, ठीक। फिर गर्दन ही हो जाती, दुखने लग जाती, ठीक है। सिलेंडर भी ऐसे उठाते हैं, ऐसे पूरा सिलेंडर उठाना है, फिर नीचे तेल का डब्बा ऐसे करके उठा के, मैंने ले गया इसलिए मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ दुखने लग जाता, खतरनाक वाला दुखता है इधर, ठीक है। काम किया इसलिए पता है। खैर, मैंने सारे काम किए, ठीक है। मैं जिस दुकान पे काम करता था मुझे अच्छे से नॉलेज है, वो सारे काम करवाता। एक ऐसा काम नहीं था जो मुझे नहीं करवाया। क्या करें, मजबूरी का नाम साजन करा। चलो, मोमेंटम हैज द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक। मोमेंटम के पास क्या होता है?
और मतलब कैसी क्वांटिटी? वेरी गुड, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the application of the unbalanced force bring a change in the velocity of the object, unbalanced force की वजह से किसमें चेंज आ सकता है? मोमेंटम में। अब देखो पहले तो मोमेंटम समझ में आ गया आपको कि मास इन मोशन। अब ये कह रहा है अगर मोमेंटम में चेंज लाना तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं डियर स्टूडेंट आपकी होने वाली को लेकर, यस और नो, तो स्पीड से गए आप डियर स्टूडेंट 90 की स्पीड से, अचानक आपके पापा दिख गए 20 की स्पीड होगी। कितनी होगी डियर स्टूडेंट? 20 की, क्योंकि अब आपकी क्या होने वाली? धुलाई। क्या होने वाली है? ठीक है, तो वो भी निर्मा साबुन से हो किसी से हो, लेकिन धुलाई होने वाली। तो आपकी स्पीड कम हुई, किसकी वजह से कम हुई? किसकी वजह से कम हुई डियर स्टूडेंट? अरे अनबैलेंस फोर्स। कैसा फोर्स? अनबैलेंस। ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स का नाम क्या था? पिताजी? नहीं, यहां पे जो आपने ब्रेक लगाया। ठीक है, तो वी डिफाइन मोमेंटम एज द स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल। इनिशियल मोमेंटम भी होता है और फाइनल मोमेंटम भी होता है। when the object move it gain a momentum as the velocity increases, hence greater the velocity the momentum is greater। मैंने कहा दोनों का मास सेम है, 30 ग्राम 30 ग्राम दोनों का, किलोग्राम भी नहीं। कितना बोला मैंने? 30 ग्राम और 30 ग्राम। अरे यस और नो? इसकी वेलोसिटी 500, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 600 है। किसका मोमेंटम ज्यादा है? किसका? आप सभी को पता चल गया जिसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा। कितने बच्चों को समझ में आया? कोई समस्या है? श्योर? ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्लास इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और टॉपिक इसके डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। आपका दिन शुभ रहे।